बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से ई कैट और एम कैट केमिस्ट्री की क्लास के साथ हाजिर हैं। इससे पहले दो लेक्चर्स के अंदर हमने एनईडी और मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के पेपर को डिस्कस किए थे। आज इस लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम एनईडी यूनिवर्सिटी के पास पेपर को डिस्कस करेंगे। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ जी कि इन लेक्चर से अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है तो इन लेक्चर को लेने का तरीका यह है जी कि आप एमसीक्यूज़ को सुने और एमसीक्यूज़ को सुनने के बाद लेक्चर को पॉज करें और पॉज करके जवाब लिखने की कोशिश करें। अगर आपको जवाब नहीं आ रहा तो आप आंसर हिंट्स को सुन लें और उसके बाद जवाब लिखने की कोशिश करें और अपने जवाब को मेरे जवाब से टैली करें और उसके बाद फिर रिलेटेड कॉन्सेप्ट को सुने। तो अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये लेक्चर जो है ये इसमें एमसीक्यूज़ पास पेपर से लिए गए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के और एनईडी यूनिवर्सिटी का पेपर है, लेकिन ये मेडिकल वालों के लिए भी अहम है क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो आप दोनों के लिए बड़े अहम है जी। तो जो नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे आपको इंशाअल्लाह आज के लेक्चर के अंदर, तो उससे यकीनन आपको एनईडी वालों को भी फ़ायदा होगा और जो मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं यकीनन उनको भी इस लेक्चर से फ़ायदा होगा। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये पहला सवाल आपके सामने है और यहाँ लिखा हुआ है जी विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोमर्स, इनमें से कौन से दो आइसोमर्स हैं जी? इथाइल अल्कोहल एंड डाइथाइल ईथर, इथाइल अल्कोहल एंड डाइमीथाइल ईथर, एन-हेक्सेन एंड एन-हेप्टेन, ऑल ऑफ अबव। और हिंट ये है जी कि आप इनके फार्मूले लिखें और उससे बेहतर हिंट ये है जी कि आप बगैर फार्मूले लिखे आप इनके नंबर काउंट कर लें। अगर बगैर फार्मूला लिख के नंबर काउंट कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप फार्मूले लिख के इनके नंबर काउंट करें। नंबर ऑफ कार्बन अगर आप काउंट कर लें तो आप अपने आंसर से करीब कर पहुंच जाएंगे जी। तो आपने देखा जी यहाँ पे इथाइल अल्कोहल के अंदर 2 कार्बन और डाई इथाइल ईथर के अंदर 4 कार्बन, तो देखें ये तो आइसोमर नहीं हो सकता जी। अब यहाँ अगर देखें तो इथाइल अल्कोहल के अंदर 2 कार्बन और डाई मिथाइल ईथर के अंदर भी 2 कार्बन, इसका मतलब है इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है। और एन हेक्सेन और एन-हेप्टेन की बात करें तो इसके अंदर 6 कार्बन और उसके अंदर 7 कार्बन, तो इसका मतलब ये है जी कि ये दो तो वैसे ही डिनाई हो गए। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है जी। तो ये सिंपल सी ट्रिक थी कि आप नंबर ऑफ कार्बन को गिन लें तो आप आंसर से इंतहाई करीब पहुंच जाते हैं जी। तो रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है जी कि आइसोमर्स क्या होते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए जी। तो ये आपको मालूम होगा जी कि आइसोमर्स आर द कंपाउंड व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो आइसोमर्स वो कंपाउंड होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले तो सेम होते हैं जी, लेकिन उनके स्ट्रक्चरल फार्मूले डिफरेंट होते हैं जी। जिस तरह से आपने यहाँ पर देखा इथाइल अल्कोहल और डाइथाइल ईथर, अगर आप इसका फार्मूला लिखें तो जो दोनों का फार्मूला है, जनरल जो फार्मूला है वो है C2H6O। लिख के देख लें आपको अंदाजा हो जाएगा जी, लेकिन इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है जी। और ये आइसोमर किस किस्म के आइसोमर्स है? बेसिकली ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है जी, क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है और इसके अंदर ईथर फंक्शनल ग्रुप है। तो ये दोनों आपके बेसिकली फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। तो आइसोमर्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं जी। चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स का मतलब ये है जी कि लॉन्ग चेन का मुख्तलिफ होना, अनब्रांच चेन होना और ब्रांच चेन होना, तो ये चेन आइसोमर्स कहलाते हैं जी। पोजीशन आइसोमर्स का मतलब ये है जी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का मुख्तलिफ होना। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स वो होते हैं कि जिसके अंदर एटम्स तो सेम होते हैं लेकिन एटम्स की अरेंजमेंट मुख्तलिफ होती है, जिसकी वजह से फंक्शनल ग्रुप मुख्तलिफ हो जाता है। तो ये आपके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाते हैं। और मेटामेरिज्म ईथर्स के अंदर होता है जी। तो डाईवेलेंट ऑक्सीजन के अराउंड डिफरेंट अल्काइल रेडिकल का मौजूद होना इसको मेटामर्स बना देता है जी। तो फिनोमिना आइसोमेरिज्म कहलाता है और बनने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं जी वो आपके क्या कहलाते हैं? वो आपके आइसोमर्स कहलाते हैं। ये दूसरा सवाल अब आपके सामने है और ये लिखा है जी CnH2nO, CnH2nO, इट इज द जनरल फॉर्मूला 4। अच्छा जी, O को हटा दें आप और O को हटा के पहले आप फैसला करें कि CnH2n का मतलब क्या है जी। तो CnH2n जो फॉर्मूला होता है वो अल्कीन्स का होता है जी, ठीक है जी, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद 1 डबल बॉन्ड। तो ये तो नॉलेज आपके पास है जी। अब आपने फैसला करना है कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है अल्कोहल एंड डबल बॉन्ड, लिखा हुआ है जी साइक्लो अल्कोहल, लिखा हुआ है जी कीटोन, और फाइनली लिखा हुआ है जी ऑल ऑफ अबव। अच्छा जनाब, आंसर हिंट ये है जी कि आप जनरल फार्मूले को अपने दिमाग में लेके आए अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड कंपाउंड के, जो मैंने आपको पहले बताया जी कि इस फार्मूले को पढ़ते ही आपने सबसे पहले क्या देखना है जी, ऑक्सीजन को हटा के पहले ये फैसला करें कि सैचुरेशन है या अनसैचुरेशन है जी, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे जी। और हमने ये फैसला कर चुके जी कि CnH2n अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए होता है। अच्छा खैर, जवाब के हम करीब तो नहीं पहुंचे जी, लेकिन हमें कुछ डिस्कशन करनी पड़ेगी ताकि हम इस जवाब के करीब पहुंच जाए जी। तो OH अगर आ जाएगा तो इसका मतलब ये अल्कोहल तो है जी, अल्कोहल होने में तो कोई शक नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे मौजूद है जी। और अगर उसके साथ लिखा है जी अल्कोहल एंड डबल बॉन्ड, तो इसका मतलब ये है जी अल्कोहल, अगर अल्कोहल के अंदर अगर एक डबल बॉन्ड होगा तो ये फार्मूला खुद ब खुद सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये फार्मूला इस पहले वाले के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। अब आप इसी को दे, यहीं से आप खुश हो जाएं और इस पहले वाले को आप मार्क कर दें जी, तो आप गलत हो सकते हैं। देखें बाकी चॉइस भी है और बाकी चॉइस को भी पहले देख लें जी कि वो इस फार्मूले में पूरी उतर रही है या नहीं। अच्छा जी, साइक्लो अल्कोहल की बात करें तो साइक्लो अल्कोहल का मतलब ये है जी कि ये रिंग की फॉर्म में हो, और जब भी रिंग बनता है तो रिंग बनने के लिए दो कार्बन अपने एक एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, जिसकी वजह से रिंग फॉर्म होता है जी। तो डबल बॉन्ड की वजह से भी ये होता है कि दो हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं, और साइकिल बनने की वजह से भी ये होता है कि जी ये डबल बॉन्ड, वो दो हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं। तो इसका मतलब है साइक्लो अल्कोहल ये भी इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है जी। तो ये दो जवाब आपके दुरुस्त हो गए। अगर आप कीटोन की बात करें तो कीटोन के अंदर भी जो कार्बोनाइल कार्बन होता है जी, उस कार्बोनाइल कार्बन का ऑक्सीजन के साथ जी डबल बॉन्ड होता है जी, और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड होने की वजह से इसका भी जो फार्मूला होता है वो अनसैचुरेटेड फार्मूले के मुताबिक होता है जी। तो क्योंकि ये तीनों ही आपके इस फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहे हैं जी, तो इसका मतलब ये जी इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ अबव होगा। अब इसको हम देख लेते हैं जी, ये अल्केन का जनरल फार्मूला दिया हुआ है, ये अल्कीन्स और साइक्लो अल्केन्स का जनरल फार्मूला दिया हुआ है जी, ये अल्काइंस का जनरल फार्मूला है CnH2n-2, ये अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला है जी। अगर आप अल्कोहल्स की बात करें जी तो अल्कोहल्स का जो जनरल फार्मूला है वो ये है जी, डबल बॉन्ड अगर मौजूद होंगे अल्कोहल के अंदर तो जनरल फार्मूला ये है, सेटिस्फाई हो रहा है। साइक्लिक अल्कोहल होगा तो भी यही फार्मूला है, सेटिस्फाई हो रहा है। कीटोन की बात करें तो सिंपल, आप जो सबसे पहला कीटोन है वो आपका प्रोपेनोन है, उस प्रोपेनोन इस प्रोपेनोन से जनरल फार्मूला ड्राइव करें तो वो भी आपका यही ड्राइव हो रहा है। तो इसका मतलब ये है जी कि जो करेक्ट ऑप्शन है जी वो क्या है जी, ऑल अबव, क्योंकि ये तमाम ही जो चॉइस हैं उनका जो जनरल फार्मूला है वो यही है। तो थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था, लेकिन आपने यहाँ पर जनरल फार्मूले को याद रखना है। हो सकता है आपके लिए नया कॉन्सेप्ट हो जी। तो यहाँ इस सवाल पे आपने क्या सीखा जी कि ये CnH2nO, ये अल्कोहल विद डबल बॉन्ड्स, साइक्लो अल्कोहल और कीटोन, इन तीनों का फार्मूला यही होता है। अच्छा सर, आप क्वेश्चन नंबर 3 पे एक ही बात करने जा रहे हैं जी, और यहाँ लिखा हुआ है जी द अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन 2 लीटर्स, सल्फ्यूरिक एसिड का अमाउंट बताओ 2 लीटर के अंदर, हैविंग 28 मास बाय वॉल्यूम। ऑप्शन दिया हुआ है 14, 49, 560 एंड 144। अच्छा जी, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगी अगर आप ऐसे किसी जवाब को क्लिक कर रहे हैं जी, आप तुक्का लगा रहे हैं जी। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है जी कि 28 मास पर यूनिट वॉल्यूम, अगर ये चीज अगर आपको समझ में आ जाए तो आपके लिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है जी। तो 28% का मतलब क्या होता है जी, देखिए पहले तो बात ये है कि वेट बाय वॉल्यूम का सवाल है, तो वेट का मतलब ये है जी कि सल्फ्यूरिक एसिड का वेट की बात हो रही है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का वेट क्या होता है जी, ग्राम में लिया जाएगा। और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम किस में लिया जाएगा, ml के अंदर लिया जाएगा, मिलीलीटर के अंदर लिया जाएगा। परसेंट का मतलब क्या होता है जी, परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, पर का मतलब डिवाइड और सेंट का मतलब 100 होता है जी। तो इसका मतलब ये है जी कि 28% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब है जी कि अगर 100 ml सोल्यूशन की बात करें तो 100 ml सोल्यूशन के अंदर 28 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है,
और ये इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन है जी, जो हमें 2 लीटर्स के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का अमाउंट बताने में मदद देगी। ठीक है जी, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको हम सीखने जा रहे हैं जी। तो हमने क्या लिखा जी, हमने लिखा जी कि 100 ml के अंदर 28 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है। तो 1 ml के अंदर कितना मौजूद होगा, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के 100 क्या हो गया जी, डिवाइड हो गया। तो 1 ml के अंदर 28 डिवाइडेड बाय 100 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद होगा जी। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है आपको, 2 लीटर दिया हुआ है। और 2 लीटर का मतलब क्या होता है जी, 200 ml, सॉरी 2000 ml, क्योंकि 1 लीटर किसके बराबर होता है जी, 1000 ml के बराबर होता है जी। तो 2 लीटर किसके बराबर होगा, 2000 ml के बराबर होगा। तो यहाँ पे 2000 जब आपने लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करवाया तो आपको राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। अब आप ये देखिए जी, इसके 2 जीरो इसके 2 जीरो से कैंसिल हो गए, और 28 मल्टीप्लाई आपको किससे करना है जी, 20 से करना है। तो आप जीरो की वजह से ये 280 हो जाएगा। आप सिंपल 28 मल्टीप्लाई बाई 2 करें तो जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है 560 ग्राम। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या है जी, 560 ग्राम इसका करेक्ट आंसर है जी। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था, आपने सीखा। तो कभी भी अगर आपको इस किस्म की इंफॉर्मेशन दी गई हो, वेट बाय वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन दी गई हो, या वेट बाय वेट की इंफॉर्मेशन दी गई हो, तो परसेंट का ख्याल रखिएगा जी कि परसेंट का मतलब क्या होता है। परसेंट का मतलब होता है जी कि आपको डिनोमिनेटर के अंदर जो चीज दी हुई है उसका अमाउंट या उसका वॉल्यूम कितना है जी, 100 है। तो ये सिंपल सी स्टेचोमेट्री के जरिए आपने सिंपल सी कैलकुलेशन करी और सल्फ्यूरिक एसिड का अमाउंट मालूम किया। अच्छा जनाब, ये 14 सवाल अब आपके सामने है, और ये जो सवाल नजर आ रहा है ये भी आपका न्यूमेरिकल बेस्ड है। देखते हैं ये सवाल क्या है जी। तो लिखा हुआ है जी, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ वाटर। यानी 2 मोल्स हाइड्रोजन के रिक्वायर्ड हैं 2 मोल्स वाटर के बनाने के लिए। इसका मतलब है मोल रेशो बिटवीन हाइड्रोजन एंड वाटर, ये तो 1:1 हो गया। आगे सवाल में आपसे ये कह रहे हैं जी, देन 54 ग्राम ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम, यानी अगर आपको 54 ग्राम वाटर बनाना है तो इसके लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जी। तो पहला ऑप्शन है जी कि 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होंगे, दूसरा ऑप्शन है जी 30 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, तीसरा ऑप्शन कह रहे हैं जी 3 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के रिक्वायर्ड होंगे, या चौथी बात है जी ये तमाम ही बातें गलत हैं जी, फैसला करते हैं जी। तो आंसर ये है जी कि स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन आपको रिक्वायर्ड है और ये इक्वेशन आपको इस्तेमाल करना पड़ेगी जी। तो यहाँ पे ये सिंपल वाटर की फॉर्मेशन की इक्वेशन है जी कि 2 मोल्स हाइड्रोजन के अगर 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसके नतीजे में 2 मोल्स वाटर के मिलेंगे जी। तो आपको क्या करना चाहिए, एक तो सिंपल आपको ये मोल रेशो दे रहा है तो इसका मतलब यकीनन इस मोल रेशो की आपको कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी। तो मोल रेशो जो आपके पास आ रहा है, क्योंकि 2 मोल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मोल रेशो 1:1 है जी। अब आपको फाइंड क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको फाइंड करना चाहिए जी कि ये जो वाटर का मास दिया हुआ है इस वाटर के मास से सबसे पहले आप वाटर के मोल्स निकाल लें ताकि आपको आगे की कैलकुलेशन आसान हो जाए जी। तो आपने क्या किया जी, आप ये जानते हैं कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है, तो 54 को 18 से जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास जवाब आ रहा है जी 3 मोल्स। ठीक है जी। अब आप स्टेचोमेट्रिक कैलकुलेशन करें जी। तो स्टेचोमेट्रिक कैलकुलेशन आपको क्या बता रही है जी कि 3 मोल्स का मतलब है जी कि 1:1 का रेशो है, तो जी 6 मोल्स, ये जवाब गलत हो गया। ठीक है जी। आप ऑक्सीजन की बात करें जी तो ऑक्सीजन के 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 होता है जी। तो 3 मोल्स बनाने के लिए 1.5 मोल्स चाहिए होंगे। तो 22.4 को अगर आप 1.5 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो 22 के अंदर 22.4 के अंदर अगर आप 11.2 ऐड करेंगे तो जवाब 30 से ज्यादा जा रहा है, तो ये जवाब भी सही नहीं है जी। तीसरे की बात करें जी तो 3 मोल्स हैं और 3 मोल्स को अगर एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इतने मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के आपको मिलेंगे जी। तो ये जो आपका ऑप्शन है ये आपको कदरे बेहतर लग रहा है, कदरे बेहतर का ये आपका करेक्ट ऑप्शन है जी। तो जो आपका आंसर है वो है जी 3 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर जी। तो 1 मोल मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, 1 मोल का वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम के बराबर होता है, 1 मोल के अंदर एवोगैड्रोस नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होते हैं जी। तो क्योंकि
3 मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर लिखा हुआ है जी, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन जी। तो ये सिंपल सी आपने सिर्फ और सिर्फ मोल्स निकाले और बगैर किसी कैलकुलेशन के आपने इस न्यूमेरिकल को थोड़ा सा ख्याल करते हुए, थोड़ी सी अपनी दिमाग को, हाजिर दिमागी का इस्तेमाल करते हुए आपने इसके आंसर को फाइंड किया। अच्छा जनाब, ये क्वेश्चन नंबर 5, एमसीक्यूज नंबर 5 अब आपके सामने है और यहाँ पे लिखा हुआ है जी द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन नेप्थलीन। नेप्थलीन के अंदर पाई बॉन्ड्स कितने होते हैं जी? अच्छा जनाब, आंसर हिंट क्या है जी? आंसर हिंट ये है कि सबसे पहला काम तो आप ये करें जी कि या तो नेप्थलीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, या अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करें तो कम से कम अपने दिमाग के अंदर नेप्थलीन को लेके आए जी कि नेप्थलीन होता क्या है जी। और उसके बाद फिर कुछ ना करें, आप से पाई बॉन्ड उसने कैलकुलेट करने को कहें, आप पाई बॉन्ड गिन लें जी। इस बात का ख्याल रखिएगा जी, ये दूसरी हिंट है जी कि अगर डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसका मतलब है एक सिग्मा दो पाई होते हैं। सिर्फ ये छोटी सी बात है, इस छोटे से कॉन्सेप्ट को आप याद रखें। उसके बाद आपको किसी भी कंपाउंड के अंदर सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड गिनना कोई मुश्किल नहीं होंगे। सिंगल बॉन्ड सारे के सारे सिग्मा होते हैं, अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के अंदर एक पाई एक सिग्मा होता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर दो पाई एक सिग्मा होता है। अच्छा जी, स्ट्रक्चर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेप्थलीन। तो नेप्थलीन के अंदर ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड होते हैं जी। तो इसका मतलब ये है जी, ये आपको पहला डबल बॉन्ड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, 5 डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आंसर क्या है जी, किसके पास कितने पाई बॉन्ड है जी? 5 पाई बॉन्ड है जी। तो दिस इज द करेक्ट आंसर जी। एंथ्रासीन देख लें जी। एंथ्रासीन इससे हायर फैमिली है जी। उसके अंदर बेंजीन का एक और रिंग होता है और इसके अंदर कुल 7 पाई बॉन्ड्स होते हैं जी। और बुनियादी यूनिट पे आ जाए तो बेंजीन के अंदर कुल 3 पाई बॉन्ड होते हैं जी। तो ये कुछ मजीद रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे जिसपे हमने बात की। तो आंसर था क्या जी कि नेप्थलीन के अंदर कुल कितने पाई बॉन्ड होते हैं जी? तो जवाब है इसका, नेप्थलीन के अंदर 5 पाई बॉन्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके सामने है और लिखा हुआ है जी विच रूल इज वायलेटेड। कौन से रूल की मुखालफत की गई है इन द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दी हुई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दी हुई है जी 1s2, और उसके बाद लिखा हुआ है जी 2p5, उसके बाद लिखा हुआ है जी 3s2, उसके बाद लिखा है 3p6 एंड 4s2। अच्छा जी, हिंट क्या है आपके पास? हिंट ये है जी कि सबसे पहले तो आप मिस्टेक देखें जी कि मिस्टेक किस किस्म की है जी। और आपको जो मिस्टेक नजर आ रही है वो यहाँ पे नजर आ रही है जी कि 2s2 के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं गए जी, यानी हायर एनर्जी ऑर्बिटल को लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से पहले फिल किया गया, और यही काम यहाँ किया गया जी कि पी को पूरा मुकम्मल फिल किए बगैर आपने एस के अंदर इलेक्ट्रॉन भेज दिए जी। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, अफा प्रिंसिपल, एन प्लस एल रूल, पाउली प्रिंसिपल एंड फाइनली ऑल ऑफ दिस। देखते हैं जरा इनके प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर फैसला करेंगे जी कि करेक्ट आंसर क्या है जी। तो अप्पा प्रिंसिपल क्या कहता है जी? अप्पा प्रिंसिपल ये कहता है जी कि ऑर्बिटल्स को एनर्जी सीक्वेंस के अंदर फिल किया जाएगा, यानी वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी कम होगी उन्हें पहले फिल किया जाएगा और जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी उन्हें बाद में फिल किया जाएगा। तो यहाँ से आपके दिमाग में फौरन ये बात आ जानी चाहिए जी कि अप्पा प्रिंसिपल की वायलेशन हुई है यहाँ पे। और जब भी ऐसी मिस्टेक आपको नजर आए जी कि जिसके अंदर हायर एनर्जी लेवल को पहले फिल किया गया जाए और लोअर एनर्जी लेवल को बाद में फिल किया जाए, तो इसका मतलब है अप्पा प्रिंसिपल वायलेट हुआ है जी। अच्छा जी, एन प्लस एल रूल क्या कहता है, इसको भी देख लें जी। एन प्लस एल रूल मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे बेस करता हुआ रूल है जी, और ये कहता है जी कि ऑर्बिटल्स जिनकी एन प्लस एल की वैल्यू कम होगी उन्हें पहले फिल करा जाएगा, और अगर दो ऑर्बिटल्स जिनकी एन प्लस एल की वैल्यू टाई हो जाती है तो फिर जिनकी एन की वैल्यू कम होगी उन्हें पहले फिल किया जाएगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू एन प्लस एल रूल। एंड व्हाट इज अकॉर्डिंग टू पाउली प्रिंसिपल? तो पाउली प्रिंसिपल ये कहता है जी कि किसी भी एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर्स एक जैसे नहीं हो सकते। ठीक है जी। तो ये हिंट आपके लिए क्या है जी कि अगर आपको ऐसा नजर आए जी कि किसी ऑर्बिटल में उसकी कैपेसिटी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है जी, तो इसका मतलब है पॉली प्रिंसिपल वायलेटेड हुआ होगा।
ऑर्बिटल कैपेसिटी अब आपके सामने है जी कि एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर एस के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हो, पी के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन हो, डी के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन हो, एफ के अंदर 15 इलेक्ट्रॉन हो, तो आंख बंद करके आप लिखें जी कि पाउली प्रिंसिपल वॉयलेटेड हुआ है। और इसी तरह अगर डी जनरेट ऑर्बिटल्स को ओपन करके दिखा दिया जाए और आपसे कहा जाए कि किस रूल की मुखालफत हुई है जी, तो अगर आप ये देखें जी कि डी जनरेट ऑर्बिटल्स के को अगर सिंगली फिल नहीं किया गया बल्कि सिंगली फिल करने से पहले उन्हें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर दी गई है डी जनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर पी एक्स, पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल्स के अंदर, तो इसका मतलब यह है जी कि होल्म्स रूल की मुखालफत हुई है जी। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये सिंपल सी मिस्टेक्स आप याद रखें जी कि अगर हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स को लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से पहले फिल किया जाएगा तो अप्पा प्रिंसिपल वायलेट हुआ है। अगर किसी ऑर्बिटल में उसकी कैपेसिटी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डाल दिए जाएंगे तो पाउली प्रिंसिपल वायलेटेड हुआ है। और अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को खोल के दिखाया जाए और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग पहले कर दी जाए और डीजेनरेट ऑर्बिटल को सिंगली फिल्ड ना किया जाए तो इसका मतलब है होल्म्स रूल की मुखालफत हुई है। अच्छा जनाब, ये 7वां एमसीक्यू अब आपके सामने है और ये लिखा हुआ है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 4b। 4b ग्रुप के एलिमेंट्स की बात हो रही है और आपसे कहा जा रहा है जी कि कौन सी बात सही है। तो ये पहली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, ये दूसरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, थर्ड पीरियड की बात कर रहे हैं जी। तो देखें थर्ड पीरियड की बात तो बिल्कुल ही गलत है जी और ये इसलिए गलत है जी कि ये 4b का मतलब है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है जी, b का मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स है जी और ट्रांजिशन एलिमेंट्स स्टार्ट ही फोर्थ पीरियड से होते हैं जी। तो ये थर्ड ऑप्शन तो गया, ये तो गलत हो गया। अच्छा बोथ बी एंड सी, तो बोथ बी एंड सी, क्योंकि सी गलत है तो ये चौथा ऑप्शन भी गलत हो गया। इसका मतलब है इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही है जिसका हमें फैसला करने जाना है जी। तो आंसर हिंट क्या है जी कि आपके दिमाग में फौरन ग्रुप वाइज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए और दूसरी बात आपके दिमाग में आना चाहिए कि 4b का मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जी। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप वाइज क्या है ये आपके सामने है जी। तो 3b की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है और 4b की अब आपके सामने है और इस 4b की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के बड़े सिंपल तरीके से आप फैसला कर सकते थे जी कि दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप बी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की आप याद करें। और दूसरी हिंट क्या है जी आपके लिए, शायद ये पहली वाली से बहुत ज्यादा आसान है कि आप सिर्फ नंबर याद रख लें जी। आपने एस के और डी के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है जी। अगर जवाब 3 आता है तो ये 3b ग्रुप है, अगर जवाब 4 आता है तो ये 4b ग्रुप है। तो यहाँ पे जवाब 4 आ रहा था इसलिए ये 4b ग्रुप है, तो इसका मतलब है ये सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी। अगर जवाब 5 आता है तो ये 5b ग्रुप है, जवाब 6 आता है तो ये 6b ग्रुप है, जवाब 7 आता है तो 7b ग्रुप है, जवाब 8 या 9 या 10 आता है तो ये 8b ग्रुप है, जवाब 11 आता है तो 1b ग्रुप है और जवाब 12 आता है तो 2b ग्रुप है। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन याद रख लें, ns ऑर्बिटल और n-1d ऑर्बिटल्स के ऊपर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को जमा करें और जमा करने के बाद जो भी नंबर आए उससे आप ग्रुप नंबर का फैसला कर लें, क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन डी के अंदर गया है तो ये फैमिली क्या कहलाएगी, बी कहलाएगी। और इसी तरह ये मेन ग्रुप एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखी हुई है जी। ये आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और ये आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो एस तो सिंपल है जी कि अगर एस के अंदर इलेक्ट्रॉन गया हुआ है तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो 1 ही है और 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 भी है। और जब आप पी ब्लॉक की बात करते हैं जी तो एस और पी के इलेक्ट्रॉन को गिनना पड़ता है। तो अगर 3 आ रहा है तो 3 है, 4 आ रहा है तो 4 है, 5 आ रहा है तो 5 है, 6 तो 6 है, 7 आ रहा है तो 7 है और 8 आ रहा है तो 8 है। तो ये सिंपल सा तरीका है जिसके जरिए आप इस सवाल को बड़े सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 8 अब आपके सामने है और लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो डायपोल मूवमेंट। इसमें से कौन ऐसा है जिसका डायपोल मूवमेंट जीरो है। तो पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज है। तो ये सिंपल सा सवाल था, मेरे हिसाब से आप सबने इसका जवाब दे दिया होगा जी। तो आंसर की हिंट क्या है जी कि सबसे पहले तो आप ये देखें जी कि जीरो डायपोल मूवमेंट के लिए कंडीशन क्या होती है जी। तो ये दो कंडीशन है जी कि मॉलिक्यूल का लीनियर होना
या मॉलिक्यूल का सिमेट्रिकल होना जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका लीनियर है, सिमेट्रिकल है। हाइड्रोजन की बात करें, लीनियर है, सिमेट्रिकल है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें, लीनियर है, सिमेट्रिकल है। तो ये तीनों ही ये दोनों प्रॉपर्टीज पजेस करते हैं, तो इसका जवाब ऑल ऑफ दीज होगा। तो सिंपल सा जवाब था जी इसका, आपने लेकिन ख्याल करना था जी। अच्छा जी, डायपोल मूवमेंट क्या होती है जी? डायपोल मूवमेंट का मतलब है जी द ओरिएंटेशन ऑफ पोलर मॉलिक्यूल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो पोलर मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ओरिएंट हो जाना, मूव कर जाना, अपने रोटेट कर जाना, अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन कर लेना, ये फिनोमेना क्या कहलाता है? ये फिनोमेना डायपोल मूवमेंट कहलाता है। और डायपोल मूवमेंट को जो एक्सप्रेस करने का सिंबल है वो म्यू है। दिस इज द म्यू। तो म्यू डायपोल मूवमेंट को एक्सप्रेस करने का तरीका है जी। और इसकी जो यूनिट है जी, जो इसका फॉर्मूला है वो है जी ई मल्टीप्लाई बाय डी। तो ई का मतलब है जी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और डी का मतलब है जी द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, जिसको आप एटॉमिक रेडियस भी कहते हैं जी। तो इसका जो यूनिट बनता है वो बनता है चार्ज का कूलम और डिस्टेंस का मीटर। तो कूलम मीटर इसका यूनिट है जी। तो ये आपने इसके फॉर्मूला और इसके यूनिट के बारे में सीखा जी। अच्छा जी, डायपोल मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स की होती है जो कि एंगुलर और अनसिमेट्रिकल होते हैं, और इसकी मिसाल वाटर है, इसकी मिसाल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसकी मिसाल सल्फर डाइऑक्साइड है। ये मॉलिक्यूल्स है जिनकी डायपोल मूवमेंट होती है जी। और अगर मॉलिक्यूल्स लीनियर होंगे जी और मॉलिक्यूल जी सिमेट्रिकल होंगे, तो होगा क्या जी कि डायपोल मूवमेंट होगी इनकी, लेकिन डायपोल मूवमेंट ऊपर वाली डायपोल मूवमेंट नीचे वाली डायपोल मूवमेंट को कैंसिल आउट कर देगी, और राइट हैंड साइड वाली डायपोल मूवमेंट लेफ्ट हैंड साइड वाली डायपोल मूवमेंट को कैंसिल कर देगी, जिसकी वजह से नेट डायपोल मूवमेंट जीरो होगी। इसलिए आप कहेंगे जी कि मॉलिक्यूल की जो डायपोल मूवमेंट है, यानी मॉलिक्यूल की ओवरऑल डायपोल मूवमेंट है, जो मॉलिक्यूल की नेट डायपोल मूवमेंट है, वो क्या है जी? जीरो है। क्वेश्चन नंबर 9 अब आपके सामने है और लिखा हुआ है जी कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। 240 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम एंड इट एब्जॉर्ब 200 जूल ऑफ हीट। तो ये अगेन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने है और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है, और आपने सॉल्व करके फैसला करना पड़ेगा। और फॉर्मूला आपके पास क्या है जी कि डेल्टा ई बराबर होता है क्यू माइनस डब्ल्यू के। इंपॉर्टेंट चीज क्या है जी? साइन कन्वेंशन आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर आपको साइन कन्वेंशन आती है तो आप सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और आप ये जानते हैं जी कि हीट की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है? जब एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, यानी हीट सप्लाई की जाए, सिस्टम के अंदर जाए। और हीट की वैल्यू नेगेटिव कब होती है? जब आपके सिस्टम से हीट रिलीज हो, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो। डब्ल्यू की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है? जबकि एक्सपेंशन वर्क हो, यानी वर्क डन सिस्टम करके दे। और कंप्रेशन वर्क के लिए डब्ल्यू की वैल्यू नेगेटिव होती है, यानी सिस्टम पर काम किया जाए। अब आप फैसला करें जी कि लिखा हुआ है जी 240 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो सिस्टम वर्क कर रहा है, यानी एक्सपेंशन वर्क हो रहा है, इसका मतलब है डब्ल्यू पॉजिटिव लिया जाएगा। और इट एब्जॉर्ब 200 जूल ऑफ हीट, यानी एब्जॉर्ब का मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो क्यू की वैल्यू भी पॉजिटिव ली जाएगी। तो ये आपने फॉर्मूला लिया और फॉर्मूले के अंदर दोनों वैल्यू को आपने उनके सिंबल्स के साथ आपने इंसर्ट किया। फॉर्मूला जो माइनस का है उसका ख्याल रखते हुए आपने इसको सॉल्व किया। तो 200 माइनस 240, आपके पास जवाब आ रहा है -40 जूल। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है जी? -40 जूल। तो कैलकुलेशन के जरिए आपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके इसका आंसर दिया। तुक्का नहीं लगाइएगा, तुक्का लगाना सही भी हो सकता है और ज्यादा सूरत के अंदर ये गलत होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 अब आपके सामने है और ये सवाल है जी द आयुपैक नेम ऑफ। एक कंपाउंड आपको दिया हुआ है और उसका आयुपैक नेम आपने बताना है जी। अच्छा जनाब, आंसर इन आपके पास क्या है जी कि सबसे पहले तो आप ये देखें जी कि फंक्शनल ग्रुप इस कंपाउंड के अंदर कौन सा है। तो वाजे आपको जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है जी? ईथर है। अब आप ईथर के नोमेनक्लेचर को फोकस करें जी, और आप ये जानते हैं जी कि आयुपैक सिस्टम के तहत जो ईथर का नाम लिखा जाता है वो लिखा जाता है जी अल्क ऑक्सी अल्केन। तो इसका मतलब ये है जी कि इस फॉर्म में लिखा हुआ है जी मिथॉक्सी इथेन और इथॉक्सी इथेन। तो इसका मतलब है इन दोनों में से कोई एक जवाब सही है। और मिथाइल इथाइल ईथर ये इसका कॉमन नेम है और नन ऑफ दिस फिर हो नहीं सकता जी। तो देखते हैं जी। तो मिथॉक्सी इथेन इसका करेक्ट नेम है जी।
और क्यों है इस पे हम बात करते हैं जी। अच्छा जनाब, अल्कोक्सी अल्केन ये आईपैक सिस्टम के तहत ईथर्स का नाम लिखने का तरीका है जी। और अल्कोक्सी का वर्ड हमेशा स्मॉल रेडिकल को दिया जाता है, तो क्योंकि यहाँ पे मिथाइल स्मॉल था इसलिए मिथ ऑक्सी हमने इस मिथाइल को कहा, और जो लार्ज रेडिकल था, जो बड़ा रेडिकल था, उसको हमने क्या नाम दिया, उसको हमने इथाइल का नाम नहीं दिया बल्कि उसको क्या नाम दिया, इथेन का नाम दे दिया। तो ये आंसर करेक्ट होने की वजह अब आपको समझ में आ गई होगी, और ये आपने रूल भी पढ़ लिया होगा जी कि स्मॉल रेडिकल को आप क्या नाम देते हैं, अल्कोक्सी का नाम देते हैं, और लार्ज रेडिकल को आप क्या नाम देते हैं, अल्केन का नाम देते हैं। तो मिथॉक्सी इथेन इज द करेक्ट आंसर। इथाइल अल्काइल ईथर, जो यहाँ पे मिथाइल इथाइल ईथर लिखा हुआ है जी, तो अल्काइल ईथर ये इसका कॉमन नेम है जी। तो कॉमन नेम मिथाइल इथाइल ईथर लिखा जाएगा। और यहाँ इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि स्मॉल को आप पहले लिखते हैं जी और लार्ज को आप बाद में लिखते हैं, और इन दोनों के बाद फिर आप क्या नाम लिखते हैं, डायरेक्ट ईथर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो ये इसका कॉमन नेम बन जाता है जी। अच्छा, एस्टर इससे मिलते जुलते हैं जी, और एस्टर क्या कहलाते हैं जी, इनका जो आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम है वो है जी अल्काइल अल्केनोएट। और फॉर्मूले में फर्क क्या है जी कि कार्बोनाइल कार्बन भी मौजूद होता है और उसके साथ ऑक्सीजन मौजूद होता है, यानी सी डबल ओ अगर आपको कहीं पे भी नजर आए और सी डबल ओ के दोनों तरफ आपको कार्बन की चेन नजर आए या एक एक कार्बन नजर आए, तो ये क्या कहलाते हैं, ये आपके एस्टर कहलाते हैं जी। तो एस्टर के अंदर जब आप नाम लिखने जाते हैं जी, तो अल्काइल जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली, जो रेडिकल ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच होता है उसको आप अल्काइल का नाम देते हैं, और सी डबल ओ को मिलाकर कार्बन की चेन, यानी कार्बन की चेन को सी डबल ओ के साथ मिलाकर कार्बन को गिन के इसको अल्केनोएट का नाम देते हैं जी। अल्काइल अल्केनोएट ये आपके एस्टर का आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम है जी। अल्काइल रेडिकल उसको कहते हैं जी जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच हो, और जो दूसरा कार्बन या कार्बन की चेन है उसको इस एस्टर ग्रुप के साथ मिलाकर काउंट करके इसको नाम क्या दिया जाता है, अल्केनोएट का नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 अब आपके सामने है और लिखा हुआ है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, इनमें से कौन न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा। तो पहला ऑप्शन है बेंजीन, दूसरा ऑप्शन है BF3, तीसरा ऑप्शन है ब्यूटेन, चौथा ऑप्शन है ए और बी। अच्छा जी देखिए जी, न्यूक्लियोफाइल क्या होती है, तो न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी, वो स्पीशी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादती हो जी, फिर तादाद में उसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, या उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। अच्छा जी, इस हिंट से ब्यूटेन तो आपकी लिस्ट से निकल गया क्योंकि ब्यूटेन आपका न्यूट्रल है। अच्छा, BF3 के बारे में अगर आप जानते हैं तो आप जवाब दे देंगे, अगर आप नहीं जानते तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कि BF3 या बेंजीन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, या ये दोनों ही करेक्ट है जी। अच्छा जनाब, तो न्यूक्लियोफाइल इज अ पॉजिटिव चार्ज लविंग, ये उसकी अगली प्रॉपर्टी है जी कि इसके अंदर सलाहियत होती है अटैक करने, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज होता है जी, तो ये पॉजिटिव स्पीशीज पे यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज पे अटैक करना पसंद करता है जी। तो ये लिस्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो आपके कोर्स के अंदर है वो मैंने आपके सामने रखी थी। हेलो ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, सियानो ग्रुप, थायोल ग्रुप, अमाइड ग्रुप, अमोनिया, अल्कोक्सी, अल्केनोएट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर मौजूद अल्काइल ग्रुप, और बेंजीन के अंदर मौजूद ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, ये तमाम वो हैं जी जो न्यूक्लियोफाइल की एग्जाम्पल है जो आपकी किताब में दी हुई है। तो यहाँ से आपको करेक्ट आंसर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई जी कि बेंजीन आपका न्यूक्लियोफाइल है, और BF3 न्यूक्लियोफाइल इसलिए नहीं है जी क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। आप बोरॉन का ऑक्टेट ही मुकम्मल नहीं है, जब बोरॉन का ऑक्टेट ही मुकम्मल नहीं है तो इसका मतलब यह है जी कि बोरॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, और जब ये इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो ये कभी भी न्यूक्लियोफाइल नहीं है, बल्कि ये क्या है जी, ये बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है जी, तो इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशीज होती है जी कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, या जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है यानी न्यूक्लियोफाइल से बिल्कुल मुख्तलिफ, और इस पर हमेशा अटैक होता है, और न्यूक्लियोफाइल इस पर हमेशा अटैक करता है।
ठीक है जी। तो न्यूट्रल स्पीशी ना इलेक्ट्रोफाइल होती है ना न्यूक्लियोफाइल होती है, ये मैंने पहले ही आपको बताया था, और ब्यूटेन को मैंने यहाँ से इस चॉइस से अलहदा कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 अब आपके सामने है और लिखा हुआ है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रोटीन। तो प्रोटीन के बारे में क्या सच है? लिखा हुआ है जी अमीनो एसिड्स, लिखा हुआ है जी एंजाइम्स, लिखा हुआ है बायोकैटलिस्ट, लिखा हुआ है ऑल ऑफ अबव। तो ख्याल से फैसला करना है जी। अच्छा जरा आप देखते हैं जी, प्रोटीन्स के बारे में हम ये जानते हैं जी कि दे आर लॉन्ग चेन अमीनो एसिड। तो ये तो ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है। आप जल्दबाजी में से सिलेक्ट मत कीजिएगा, बल्कि आप प्रोटीन का बाकी तमाम से भी कंपैरिजन करें और देखें कहीं ऑल ऑफ दिस तो करेक्ट नहीं है जी। तो जल्दबाजी से आपने काम नहीं लेना, बल्कि बहुत ध्यान से इन एमसीक्यूज को सॉल्व करना है जी। अच्छा जी, अब रिलेशन बनाने जाते हैं जी। तो हम ये जानते हैं कि जी अमीनो एसिड्स तो मोनोमर्स है, तो प्रोटीन्स के मोनोमर्स अमीनो एसिड है, और अमीनो एसिड की पॉली कंडेंसेशन के नतीजे में प्रोटीन्स मिलते हैं। तो अमीनो एसिड्स पे तो हमें कोई शक ही नहीं है। अगर हम बात करें जी एंजाइम्स की, तो आप कई बार पढ़ चुके जी कि एंजाइम्स भी प्रोटीन्स की एक क्लास है जी। एंजाइम वाली बात भी आपको दुरुस्त लग रही है। और अगर आप एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स आपके बायोकैटलिस्ट हैं और एंजाइम्स आपके प्रोटीन है। तो इनडायरेक्ट वे में बायोकैटलिस्ट भी क्या हो गए जी, प्रोटीन्स हो गए। तो क्योंकि ये तीनों ही बातें प्रोटीन्स के हवाले से सही हैं, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है जी ऑल ऑफ दीज। तो जल्दबाजी में अगर आप अमीनो एसिड को सिलेक्ट कर लेते तो आपका ये जवाब गलत हो जाता। क्वेश्चन नंबर 13 अब आपके सामने है और फैसला करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिपिड। इनमें से लिपिड कौन नहीं है जी? एंड दिस इज अगेन वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। यकीनन आपने फैसला कर लिया होगा और आप ये जानते हैं जी कि लिपिड्स क्या होती हैं जी। लिपिड्स होते हैं जी द फैट्स एंड फैट लाइक सब्सटेंसेस, दे आर लिपिड्स। और लिपिड्स के अंदर कौन कौन शामिल है? लिपिड्स के अंदर ऑयल, फैट्स और स्टीरॉइड्स शामिल है जी। तो स्टीरॉइड यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑयल भी लिखा हुआ है, फैट भी लिखा हुआ है जी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है जी वो वाइटामिन है, जो जी वाइटामिन लिपिड नहीं है। ठीक है जी। तो वाइटामिन क्या होते हैं जी? वाइटामिन को एसेसरी फूड फैक्टर भी कहते हैं। तो ये नई टर्मिनोलॉजी आपके सामने आई है, इसको आप याद रखिएगा जी कि वाइटामिन आर नोन एज एसेसरी फूड फैक्टर एंड इट इज रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। और इसको लेने का वाहिद जरिया क्या है कि इसको डाइट के जरिए लिया जाता है जी। बॉडी के अंदर वाइटामिन सिंथेसाइज नहीं होते, प्रोटीन तो सिंथेसाइज हो सकते हैं जी, ठीक है जी, लेकिन ये वाइटामिन बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते। इनको लेने का एक ही जरिया है जो एक्सटर्नल सोर्स है, और डाइट के जरिए वाइटामिन की जरूरत को पूरा किया जाता है जी। वाइटामिन दो किस्म के होते हैं जी। एक होते हैं फैट सॉल्युबल वाइटामिन, तो वाइटामिन ए, डी, ई और के फैट सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं जी। और वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स और वाइटामिन सी ये आपके वाटर सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं जी। और कुछ वाइटामिन के यहाँ पे नाम लिख के दिए हैं और उनके फॉर्मूले लिख के दिए हैं, जिनको आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 अब आपके सामने है जी। और क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहा जा रहा है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेवरेबल फॉर E2 रिएक्शन। तो E2 रिएक्शन के लिए कौन सी चीज फेवरेबल है? लिखा हुआ है पोलर सॉल्वेंट, लिखा हुआ है नॉन पोलर सॉल्वेंट, लिखा हुआ है जी बल्कि अल्काइल हैलाइड, और आखिरी ऑप्शन लिखा हुआ है जी नन ऑफ दिस। हमें फैसला करना है कि इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है जी। आंसर इन क्या है जी कि हम ये जानते हैं जी कि E2 रिएक्शन आपके बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं जी, और E2 रिएक्शन को फेवर करता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट ये आपका सही जवाब है। तो बल्कि अल्काइल हैलाइड क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जी। तो SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन को कंपेयर एक बार करने जा रहे हैं जी। तो SN1 रिएक्शन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन आपके बायमोलिकुलर रिएक्शन है जी। SN1 रिएक्शन का फर्स्ट ऑर्डर होता है और SN2 रिएक्शन का सेकंड ऑर्डर होता है। यानी SN1 रिएक्शन का जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, जबकि SN2 रिएक्शन का जो रेट है वो अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। यही वजह है कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के अंदर SN1 रिएक्शन होता है और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के अंदर SN2 रिएक्शन होता है जी। SN1 रिएक्शन को पोलर सॉल्वेंट फेवर करता है, SN2 रिएक्शन को नॉन पोलर सॉल्वेंट फेवर करता है। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप के अंदर और SN1 रिएक्शन सिंगल स्टेप के अंदर होते हैं जी।
और बल्कि बल्क का मतलब होता है जी चेन चेन के अंदर ब्रांचेस का ज्यादा मौजूद होना। तो अगर किसी लॉन्ग चेन के अंदर ज्यादा ब्रांचेस मौजूद है तो आप इसको बल्कीनेस कहते हैं जी, या इसको आप बल्की रेडिकल कहते हैं जी, या इसको आप बल्की कंपाउंड कहते हैं जी। तो बल्कीनेस ऑफ चेन का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है जी ब्रांचेस ऑफ चेन है, और ये सॉल्वेंट की पोलैरिटी को वाफिर मिकदार में डिक्रीज करता है जी। लेकिन ये आपकी करेक्ट चॉइस इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर अभी भी हेलो ग्रुप मौजूद है, तो हेलो ग्रुप इसको अभी भी पोलर रखेगा। क्योंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ था, तो आपकी बेस्ट चॉइस क्या थी? नॉन पोलर सॉल्वेंट ही था। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट नहीं लिखता तो फिर आपकी बल्कि लाइट चॉइस हो सकती थी। अच्छा जनाब, ये क्वेश्चन नंबर 15 अब आपके सामने है, और ये लिखा हुआ है जी इन एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर क्या होता है? ऑप्शन 1 है रिडक्शन होती है, ऑप्शन नंबर 2 है जी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, ऑप्शन नंबर 3 है जी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, और ऑप्शन नंबर 4 है जी बोथ ए एंड बी। ट्रिकी सवाल है, ख्याल करना पड़ेगा इसका। तो डेफिनेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की दिमाग में लेके आए जी। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं जी? दैट ऑक्सीडाइजेस अदर, दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद रिड्यूस होते हैं। ठीक है जी। तो इस डेफिनेशन से ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त आपको लग रही है जी कि इसके अंदर रिडक्शन होता है, रिडक्शन अकर्स होता है जी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बोथ ए एंड बी लिखा हुआ है तो जी आप इसको डायरेक्ट ये अगर आंसर मार्क कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है जी। तो पहले देख लें कि कहीं ए और बी ऑप्शन सही ना हो। तो लेट्स सी, इसको सॉल्व करते हैं जी। तो रिडक्शन का मतलब होता है क्या है? रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जी ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना। तो ये रिडक्शन की डेफिनेशन है जी। रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं जी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जी कि जिसके अंदर रिडक्शन होती है जी। अगर आप रिडक्शन होती है तो उसका मतलब है उसके अंदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है जी? डिक्रीज होता है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं जी? कि जिनका ऑक्सीडेशन नंबर, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन होती है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जी, और इनका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है। तो यहाँ से आपको जवाब मिल गया होगा जी, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर रिडक्शन भी होती है, और रिडक्शन की होने की वजह से ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है जी। तो पहली और दूसरी बात सही लिखी हुई है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है। तो यहाँ आप देखिए गलती कर सकते थे, जल्दबाजी अगर आप करते तो आपका ये सवाल गलत हो जाता। तो इत्मीनान से तमाम ऑप्शन को आप पढ़ें, अगर जहां सॉल्यूशन की जरूरत पड़े तो वहां सॉल्व करें और उसके बाद फैसला करें। क्वेश्चन नंबर 16 अब आपके सामने है और लिखा हुआ है जी द रिडक्शन इज। रिडक्शन क्या है जी? लिखा हुआ है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिखा हुआ है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लिखा हुआ है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और लिखा हुआ है जी ऑल ऑफ अबव। अच्छा ना, तो डेफिनेशन रिडक्शन की आप देख लें जी। तो रिडक्शन की डेफिनेशन अभी हमने पीछे भी देखी है जी, और ये कुछ नई टर्मिनोलॉजी के साथ रिडक्शन की डेफिनेशन है, इधर इसको आप देखें जी। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये बात आपको सही लग रही है जी। रिडक्शन का मतलब होता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ जी। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ये लिखा हुआ, और रिडक्शन का मतलब होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी लिखा हुआ जी। तो करेक्ट आंसर क्या है जी? ऑल ऑफ अबव है जी। तो रिडक्शन की डेफिनेशन को अब आप अच्छी तरीके से याद रख लें जी। रिडक्शन को याद रख लें, ऑक्सीडेशन खुद ब खुद याद हो जाएगी जी। तो ये 4 तरीके हैं रिडक्शन को डिफाइन करने के जी। रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब कम होना, कम होने का मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और इसका उल्टा ले लें तो इसका मतलब होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये सिंपल रिडक्शन की डेफिनेशन थी, और ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन इससे उलट है। द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीडेशन कहलाता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ये ऑक्सीडेशन कहलाता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कहलाता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ये सिंपल सा सवाल है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन का ख्याल रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 अब आपके सामने है, और आपको बताना है जी कि इनमें से कौन सा रिएक्शन ऐसा है जिसको आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे।
अच्छा जी, आप ये जानते हैं जी कि ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या होती है? तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन होती है जी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना। यह भी आपने पीछे पढ़ा जी कि ऑक्सीडेशन की जो दूसरी डेफिनेशन है वो है जी गेन ऑफ ऑक्सीजन, या तीसरी डेफिनेशन है जी लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या एडिशन ऑफ सॉरी द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमें फैसला करने जाना है जी कि इनमें से कौन सी बात सही है। अच्छा जी, दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये करेक्ट आंसर क्यों है जी? क्योंकि ये ऑक्सीडेशन की उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि जिसका ताल्लुक ऑक्सीजन से है जी। क्योंकि आपने यहाँ पे देखा जी कि यहाँ पे आपको 3 ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं और यहाँ आपको बढ़कर ऑक्सीजन 4 नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है दिस इज द करेक्ट आंसर। मजीद इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा ऑप्शन सही है या नहीं। ठीक है जी, तो आपने क्या देखा जी कि अगर आप ऑक्सीजन पहले पेयर को देखें जी तो -1 से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है जी, -2 हो रही है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होने का मतलब यहाँ रिडक्शन हो रही है। B+2 से 0 जा रहा है, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे भी रिडक्शन हो रही है। सोडियम पॉजिटिव से 0 जा रहा है, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है जी, यहाँ पर भी रिडक्शन हो रही है। ठीक है जी, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। और इन तीनों के अंदर क्या हो रही है जी, रिडक्शन हो रही है। अब आपने इसका मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर को नहीं देखना बल्कि ऑक्सीडेशन की दूसरी डेफिनेशन को देखना पड़ेगा जी। तो आपने या तो तरीका ये है कि आप सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें, उसमें आपको टाइम लगेगा जी। तो आपने किसी ना किसी तरीके से अपना टाइम बचाना है जी। तो आपने क्या देखा जी कि यहाँ पर चार्ज सेम नजर आ रहे हैं, वैसे भी चार्ज को देखेंगे तो फैसला कर ही नहीं सकेंगे जी। सल्फर का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा जी कि ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है। उससे बेहतर क्या है जी कि दोनों के अंदर क्योंकि चार्जेस सेम हैं और दोनों के अंदर आपके सल्फर है जी, और ऑक्सीजन को देख लें जी, तो यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है ऑक्सीजन गेन हो रहा है, और गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसलिए ये आंसर आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 अब आपके सामने है, और क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है जी इन अ पीरियड। अगर आप पीरियड में मूव करें लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट मूव करें तो न्यूक्लियर चार्ज पर क्या फर्क पड़ता है जी? इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि न्यूक्लियर चार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड करता है जी, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। तो यहाँ जो हिंट दी हुई है वो मैंने थोड़ी सी मुख्तलिफ दी हुई है कि पीरियोडिक ट्रेंड्स को आप रिवाइंड करें, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बराह रास्त ताल्लुक न्यूक्लियर चार्ज से है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है जी, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका बराह रास्त ताल्लुक न्यूक्लियर चार्ज से है। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है जी, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा जी कि न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा। तो ये तो सिंपल एक हिंट दीजिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड देखें और न्यूक्लियर चार्ज का फैसला कर लें जी। रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है जी कि न्यूक्लियर चार्ज ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे। जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं विद इन द सेम शेल, और डिपेंड करता है जी साइज पे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इंक्रीज होने से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है जी, और साइज के डिक्रीज होने से न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है जी, साइज से इनवर्स रिलेशन है और नंबर ऑफ प्रोटॉन से डायरेक्ट रिलेशन है जी। तो आप ये जानते हैं अलोंग द पीरियड साइज ऑफ एटम डिक्रीज होता है, उसकी वजह से भी क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका ऑप्शन आपने करेक्ट सेलेक्ट किया है जी। यहाँ पे लिखा हुआ है जी अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीजेस देयरफॉर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, जो मैंने अभी बात की थी। अब ये मुख्तलिफ कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जिनका पीरियोडिक ट्रेंड आप इस एमसीक्यूज के तवज्जुह से सीख रहे हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डेंसिटी, न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये वो प्रॉपर्टीज हैं जी जो इंक्रीज होती हैं अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है जी, और ये प्रॉपर्टीज क्या होती हैं जी, इसमें से ज्यादा प्रॉपर्टीज डिक्रीज होती हैं व्हेन वी कम फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल। और अगर आप बात करें एटॉमिक रेडियस और आप बात करें इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की,
तो ये डिक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल। तो ये कुछ और मजीद प्रॉपर्टीज थी न्यूक्लियर चार्ज के अलावा जिनके रिलेशन को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। और ये दो जवाब कभी भी नहीं हो सकते जी, क्योंकि देयर एग्जिस्ट एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में हमने पीरियोडिसिटी के लिहाज से प्लेस किया है जी, और पीरियोडिसिटी के लिहाज से प्लेस करने का जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है वो फायदा ही हुआ है जी कि जो प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर ग्रेजुअल वेरिएशन आती हैं, या तो वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती हैं या वो ग्रेजुअली डिक्रीज होती हैं। एब्रप्ट किस्म की प्रॉपर्टी नहीं है, यानी कहीं डिक्रीज हो और कहीं इंक्रीज हो, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस है कि जहां ये प्रॉपर्टीज हैं जी, वरना तो अमूमन ज्यादातर केस के अंदर ये प्रॉपर्टीज क्या है जी, स्मूथ है। तो द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 अब आपके सामने है, और क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है जी द थ्री एलिमेंट्स एक्स वाई एंड जेड कंबाइंस टू फॉर्म अ कंपाउंड एक्स वाई जेड एंड देयर प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू। तो एक्स वाई और जेड ने मिलकर एक कंपाउंड बनाया, तो प्रॉपर्टीज की जो मुशाबियत होगी बनने वाले कंपाउंड की वो किससे होगी जी? तो इस बात का ख्याल रखें जी कि बनने वाले कंपाउंड की न्यू प्रॉपर्टीज होती हैं, बिल्कुल यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं जी। तो इसका मतलब ये है जी कि हम ये कहें जी कि एक्स से मिलती जुलती होंगी या वाई से मिलती जुलती होंगी या जेड से मिलती जुलती होंगी, ये कहना गलत है जी। तो इसका मतलब है, इसका जवाब क्या होगा कि जो प्रॉपर्टी होंगी, हाँ ये कह सकते हैं जी कि कुछ इसने एक्स से लिया होगा, कुछ इसने वाई से लिया होगा, कुछ प्रॉपर्टी का पार्ट इसने जेड से लिया होगा, तो कुछ ना कुछ मुशाबिहत तीनों एलिमेंट जिससे ये मिलके बना है उससे होगी जी। इसलिए करेक्ट आंसर क्या है? एक्स वाई एंड जेड इसका करेक्ट आंसर है जी, और उसकी वजह मैंने यहाँ पे आपको बयान करी जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 20 अब आपके सामने है जी, और क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है जी अ कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड एंड दैट कंटेन्स 46 ग्राम सोडियम, 12 ग्राम कार्बन, 48 ग्राम हाइड्रोजन एंड 180 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट इज द कंपाउंड। तो कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा, ये आपने फैसला करना है। कैलकुलेशन इसके अंदर आपको रिक्वायर्ड है, और सिंपल सा तरीका ये है जी कि आप मोल्स निकाल लें। जब आप मोल्स निकाल लेंगे तो आप खुद ब खुद आंसर से इंतहाई करीब पहुंच जाएंगे जी। तो हम मोल्स निकालने जा रहे हैं, और हम ये जानते हैं कि मोल्स का फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है जी। तो ये मैंने सोडियम के मोल्स, ये तो सोडियम का मैंने मास लिखा है जो उसने मुझे दिया है। अब मैं इसको इनके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करवाने जा रहा हूँ। सोडियम का मॉलिक्यूलर मास 23, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास 12, ऑक्सीजन का 16, वाटर का 18। तो 23 2 ज़ा 46, 12 1 ज़ा 12, 16 3 ज़ा 48 एंड 18 10 ज़ा 180। तो जो रेशो मोल रेशो आ रहा है वो आ रहा है 2:1:3:10। अब आप देख लीजिए, सोडियम 2, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, 5 वाटर, तो इसका मतलब है ये गलत है जी। 10 वाटर देखें कहाँ है जी, 10 वाटर इसके अंदर है। तो इसका मतलब है करेक्ट फार्मूला क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो Na2CO3.10H2 इट इज द करेक्ट फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। तो सिंपल स्टोइचियोमेट्री के जरिए मोल्स को फाइंड किया, और मोल्स को फाइंड करके आपने इस कंपाउंड का फार्मूला दरियाफ्त किया। क्वेश्चन नंबर 21 अब आपके सामने है, और लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोजेस्ट बिलोंग्स टू पी ब्लॉक एलिमेंट। इनमें से कौन सा एलिमेंट वो है कि जो पी ब्लॉक से मिलता जुलता है। तो सबसे पहले तो फैसला करें कि इसके अंदर कोई पी ब्लॉक एलिमेंट तो नहीं है जी। तो आपको पी ब्लॉक एलिमेंट इसके अंदर वाजे नजर आ रहा है जी, और आपको क्या नजर आ रहा है जी, कार्बन नजर आ रहा है जी। तो आप ये जानते हैं कि सोडियम और रुबीडियम ये आपके एस ब्लॉक एलिमेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है जी, कार्बन है जी। तो कार्बन आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है जी। तो अल्कली मेटल्स अब आपको याद होने चाहिए, इसी तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आपको याद होना चाहिए। तो आप सिंपल सा इस सवाल को निकाल सकते थे जी। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, दे आर अल्कली मेटल्स, एंड बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, दे आर द एग्जांपल ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्वेश्चन नंबर 22 अब आपके सामने है, और क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे कहा जा रहा है जी कि बोरिक एसिड व्हेन हीटेड एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड टर्न्स इनटू। जब बोरिक एसिड को 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक जलाया जाएगा तो बोरिक एसिड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जी? अभी आपको याद होगा तो अब आप इसका जवाब दे सकते हैं, पायरोबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड और टेट्राबोरिक एसिड। अच्छा जी, रिवाइंड जो आपने अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट लेके आना है वो आपको लेके आना है जी, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड पर हीट का क्या इफेक्ट होता है, और आप ये जानते हैं जी कि H3BO3 बोरिक एसिड कहलाता है।
कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। बोरिक एसिड को ऑर्थोबोरिक एसिड भी कहते हैं, तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख लेते हैं जी। जब बोरिक एसिड को बिलो 100 पर, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो ये बोरिक एसिड ही रहता है, जिसको आप ऑर्थोबोरिक एसिड कहते हैं जी। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये कन्वर्ट हो जाता है मेटाबोरिक एसिड के अंदर, जिसका फॉर्मूला HbO2 है। जब इसको 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाता है तो ये पायरोबोरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको करेक्ट ऑप्शन मिल गया होगा पायरोबोरिक एसिड। और जब मजीद इसको 240 और उससे अबव हीट किया जाता है तो ये बोरिक ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जी। तो ऑर्थोबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड, पायरोबोरिक एसिड, ये क्या होते हैं, ये अब आपके सामने आ गए जी। तो इनका आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी। तो ये टेम्परेचर रेंज और कौन सा बोरिक एसिड आपको मिलता है जी, ये आपको याद होगा तो आप सिंपल सा इस सवाल का जवाब दे सकते थे। क्वेश्चन नंबर 23 अब आपके सामने है और ये लिखा हुआ है जी, गिव द आईयूपैक नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। तो इस कंपाउंड को आपने आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम देना है जी। तो सबसे पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि आपको लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करके आप नोमेनक्लेचर के रूल्स को अप्लाई कीजिए, और रूल्स को अप्लाई करने के बाद फिर आप क्या कीजिए, इस कंपाउंड का नाम लिख दीजिए जी। तो लॉन्गेस्ट चेन जो आपको नजर आ रही है वो आपकी हॉरिजॉन्टल चेन है जी। C2H5 को ओपन करें तब भी आपकी लॉन्गेस्ट चेन यही रहेगी। और लॉन्गेस्ट चेन के अंदर कुल कितने कार्बन है, 9 कार्बन है। तो इन सारे के ऑप्शन के अंदर नॉन एन लिखा हुआ है जी, तो आपकी चॉइस यहाँ पे इस से कम नहीं हुई जी। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग वहां से की जाएगी जहां से ये सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़े जी। तो लेफ्ट हैंड साइड से गिनती करने पे ये सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 4 पे पड़ रहे हैं, और राइट हैंड साइड से गिनती करने पे ये सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 5 पे पड़ रहा है। तो गिनती कहाँ से की जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड पे की जाए, लेफ्ट हैंड साइड से की जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको चौथे कार्बन पे मिथाइल नजर आ रहा है, और पांचवे और छठे का पांचवे कार्बन पे 2 मिथाइल नजर आ रहे हैं। तो ये बन जाएगा 4,5,5 ट्राई मिथाइल। तो 4,5,5 ट्राई मिथाइल आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है, 4,5,5 ट्राई मिथाइल आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है। इसका मतलब है इन दोनों में से कोई एक आंसर करेक्ट होगा जी। तो रूल्स क्या कहते हैं, रूल्स ये कहते हैं जी कि अगर एक से ज्यादा रेडिकल मौजूद तो डाई, ट्राई और टेट्रा का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ये तो आप जान चुके जी। उसके बाद रेडिकल्स को हमेशा अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा जाता है जी। तो 4 पर इथाइल भी लगा हुआ है जी, क्योंकि एम से जो इथाइल का है वो एम मिथाइल से पहले आता है जी। तो इथाइल को पहले लिखना चाहिए और मिथाइल को बाद में लिखना चाहिए जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जी 4 इथाइल 4,5,5 ट्राई मिथाइल नॉनेन। ये आंसर इसलिए गलत है जी क्योंकि यहाँ पर आईयूपैक सिस्टम का जो रूल है जी अल्फाबेटिक ऑर्डर में रेडिकल्स का नाम लिखना, वो रूल फॉलो नहीं किया गया है, इसलिए ऊपर वाला द थर्ड वन इज इनकरेक्ट एंड फोर्थ वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 अब आपके सामने है, और 24 में आपसे पूछ रहे हैं जी द एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेन। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर क्या होते हैं, इंतहाई सिंपल सवाल है और यकीनन आपने इस तक का जवाब दे दिया होगा जी। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए सबसे पहले आप क्या करें जी, अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिवाइंड करें जी। और आप ये जानते हैं जी एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीनोइड्स कहलाते हैं जी। इसका मतलब है इनके अंदर बेंजीन रिंग होता है जी। तो एरोमेटिक कंपाउंड सारे के सारे वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद होता है जी। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर आप क्लासिफाई करें तो इसकी 2 मेन क्लासिफिकेशन है, ए साइक्लिक कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड। ए साइक्लिक कंपाउंड का मतलब ओपन चेन स्ट्रक्चर का होना, साइक्लिक कंपाउंड का मतलब क्लोज चेन स्ट्रक्चर का होना, और ए साइक्लिक कंपाउंड को आप एलिफेटिक कंपाउंड भी कहते हैं जी। एलिफेटिक कंपाउंड मजीद क्लासिफाई हो जाते हैं इनटू सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर। सैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब पूरी की पूरी चेन के अंदर सिंगल बॉन्ड का मौजूद होना, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब चेन के अंदर अगर एक भी हो, एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड भी हो, तो वो कंपाउंड क्या कहलाता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहलाता है जी। साइक्लिक कंपाउंड क्लासिफाई होते हैं इनटू हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर। तो अगर साइकिल के सारे मेंबर कार्बन है तो इसको होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कहते हैं जी। लेकिन अगर कार्बन के अलावा कोई और यानी नाइट्रोजन या सल्फर या ऑक्सीजन में से कोई एटम आके लग जाता है तो ये आपके क्या कहलाते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। पायराडीन, पायरोल, और तो ये इसकी क्या है जी, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की एग्जाम्पल है। और फिर होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्लासिफाई हो जाते हैं जी इनटू एलिसाइक्लिक कंपाउंड एंड एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब बेंजीन के रिंग का ना होना, और एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब बेंजीन के रिंग का होना। अच्छा जी, आज की क्लास का आखिरी एमसीक्यूज करने जा रहे हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है जी ट्रांजिशन मेटल आयंस एक्ट एज। तो जो ट्रांजिशन मेटल्स के आयंस हैं जी वो किस तौर पर बिहेव करते हैं जी, लुईस एसिड के तौर पे बिहेव करते हैं या लुईस बेस के तौर पे बिहेव करते हैं, या दोनों ही सही हैं जी। इस बात का हम फैसला करने जाएंगे जी।
तो लुईस एसिड का मतलब क्या होता है जी? लोन पेयर एक्सेप्टर। लुईस एसिड होता है लोन पेयर एक्सेप्टर। और ट्रांजिशन मेटल के अंदर इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। इससे फौरन आपके दिमाग में आनी चाहिए जी कि वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से ट्रांजिशन मेटल्स लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं जी। तो जब ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं तो ये लुईस एसिड कहलाते हैं जी। ठीक है जी। तो लुईस एसिड, लुईस बेस क्या होते हैं? ये आपके लोन पेयर डोनर होते हैं जी, यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मौजूद होना। तो जितने भी आपके लिगेंड्स हैं वो बेसिकली क्या है जी? लुईस बेस हैं। और जितने भी आपके इस तरह की सब्सटेंसेस हैं जी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है जी, जिस तरह से ट्रांजिशन मेटल्स आपके आ गए जी, तो वो क्या है जी? वो आपके लुईस एसिड है जी। तो अमोनिया, वाटर और क्लोराइड रेडिकल, इसके अंदर आपको वाजे तौर पर इलेक्ट्रॉन पेयर नजर आ रहे हैं जी, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। तो ये आपके सारे के सारे क्या है जी? ये सारे के सारे आपके लुईस बेस हैं जी। जबकि लुईस एसिड की एग्जाम्पल क्या है जी? BF3, AlCl3, FeCl3। तो ये तमाम किसकी एग्जाम्पल है? ये तमाम एग्जाम्पल है आपके लुईस एसिड की। और ट्रांजिशन मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से ये आपके क्या कहलाते हैं? ये आपके लुईस एसिड कहलाते हैं। ठीक है जी। तो ये तो आज का हमारा लेक्चर था। और आज के लेक्चर में हमने एनईडी यूनिवर्सिटी के पास पेपर को सॉल्व किया और यकीनन आपने कुछ नई बातें सीखी होंगी जी। तो इन नई बातों को सीखने के साथ साथ आप इन लेक्चर्स को रिवाइज कीजिए और इन लेक्चर को रिवाइज करने के साथ साथ आपको जहाँ से भी पास पेपर्स मिले आप उनको सॉल्व करें। अगर आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला इस सीरीज़ को जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला लेक्चर नंबर 4 के अंदर अगली क्लास के अंदर आपसे मुलाकात होगी। और हमारी कोशिश होगी कि मेडिकल यूनिवर्सिटी के पेपर को सॉल्व करवाएं। तो आपसे अगली क्लास के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।